दोस्तों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चे मरे हैं वो पूरी तरह से सिस्टम के फेलियर की वजह से मरे हैं। लोग कह रहे हैं कि बच्चों का हमारे प्रति रोष है। भाई रोष होगा क्यों नहीं, आप करोड़ों में फंडिंग लेते हैं, करोड़ों में रुपए लेते हैं। भाई वहां पर बच्चे फंसे हुए थे, 12 फीट अंदर पानी घुस गया और बच्चे जब पुलिस को कॉल कर रहे हैं तो पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंच रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्याय तंत्र। दोस्तों क्या आप एक सपने की कीमत जानते हैं? सपना खुद की गरीबी मिटाने का, सपना एक अच्छा अधिकारी बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का। तो दोस्तों ऐसा ही सपना देखा होगा उन छात्रों ने जिनकी मृत्यु हो गई सिस्टम की लापरवाही की वजह से, जिनकी मृत्यु हो गई कोचिंग माफियाओं की वजह से। दोस्तों हम लोग बहुत सारे सपने देखते हैं, गाँव से जाते हैं, हम सोचते हैं अच्छा अधिकारी बनेंगे, अपनी गरीबी मिटा देंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो गड़बड़ होती है, हमारे साथ जो लूटपाट होती है, हमारे साथ जो छल होता है, उसकी वजह से हमारे सारे सपने बिखर जाते हैं। और ऐसे ही सपने बिखरे हैं दिल्ली में जो सिस्टम की लापरवाही का शिकार हुए हैं बच्चे। दोस्तों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, सोच कर देखो उनके क्या सपने होंगे, उनके माता पिता के क्या सपने होंगे। और आज उनके सपने पूरी तरह से बिखर चुके हैं। कोचिंग माफिया चुप हैं, वो इंटरव्यू देने के लिए भी कितने दिनों के बाद आ रहे हैं। बच्चों से किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बच्चों का हमारे प्रति रोष है। भाई रोष होगा क्यों नहीं, आप करोड़ों में फंडिंग लेते हैं, करोड़ों में रुपए लेते हैं, छोटे मोटे कोर्सों को भी बहुत सारे पैसों में बेचते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका सिस्टम इतना खराब होता है कि आप बेसमेंट में चीजें चलाते हैं और इसके बाद में वहां पर पानी भर जाता है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चे मरे हैं वो पूरी तरह से सिस्टम के फेलियर की वजह से मरे हैं। दरअसल आपको भी पता होगा जब दिल्ली में बारिश का मौसम आता है तो वहां पर सड़कों पर पानी भर जाता है, गलियां जाम हो जाती हैं, नालियां जाम हो जाती हैं और लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है आम आदमी सरकार में दिल्ली के लोगों की और दिल्ली के सड़कों की। सर मैंने अभी भी मेरी ड्रेनेज जो मेरी अभी भी पेंडिंग है, बाहर का जो सीवर है उसकी ड्रेनेज मेरी अभी भी पेंडिंग है, उसके अंदर वो ठीक करके जाते हैं और डंडे से साफ करते हैं। कोई मशीन, कोई बस वाली मशीन कोई नहीं आती। मेरी अभी भी अगर आप चेक करोगे मेरी भी अभी भी मेरी जो है कंप्लेंट है पेंडिंग है वहाँ पर। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है वहां पर भी यही सब तो हुआ था। जब वहां के स्थानीय लोगों को प्रॉब्लम हुई, रोड पर पानी भर गया, तो उन्होंने वहां के विधायक दुर्गेश फाटक से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के रोड का पानी हटाइए और हम लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कीजिए। लेकिन सिस्टम ने और उन विधायक जी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती रही और फिर 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़क से एक कार गुजर कर जाती है जिसमें सड़क से सटे हुए राउस IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक अवैध लाइब्रेरी चल रही थी, उसका गेट टूट जाता है और देखते ही देखते लाइब्रेरी के अंदर 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी घुस जाता है। उसमें से कुछ विद्यार्थी जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकल कर आते हैं और वो पुलिस को सूचना देते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर 8 लोग फंसे हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या करती है, 1.5 घंटे बाद वहां पर पहुंचती है। तब तक वहां पर 3 बच्चों की मौत हो जाती है और शायद 5 बच्चों को वहां से निकाला जाता है। अब आप खुद देखिए सिस्टम का फेलियर कितना है। भाई वहां पर बच्चे फंसे हुए थे, 12 फीट अंदर पानी घुस गया और बच्चे जब पुलिस को कॉल कर रहे हैं तो पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंच रही है। ये है आम आदमी पार्टी का सिस्टम। और ये लोग कह रहे थे कि वहां पर 3 विद्यार्थी मरे हैं, लेकिन वहां के छात्रों का कहना है कि 8 एम्बुलेंस पूरी तरह से ढक कर गई थी। 3 body counts is actually an authentic information. 3 body counts is a mockery again. प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों हमको शांत करने के लिए? This is literally I would say it's a mass tragedy. Around 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। He was saying 2-3, but there were actually 7 students who lost their lives. 7 students. There are eyewitnesses where 7 ambulances were here. They were eyewitnesses, and we have proofs with 4 photos. And they are not even ready to declare that. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर 3 विद्यार्थियों की मौत हुई है और इसके बाद में 5 विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला गया है तो 8 एम्बुलेंस पूरी तरह से ढककर क्यों गई? कहीं बच्चों की ज्यादा संख्या तो नहीं है, कहीं प्रशासन ने खबरों को छुपाया तो नहीं है? ये तो भाई जांच का विषय, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो छात्र कह रहे हैं 8 एम्बुलेंस पूरी तरह से ढककर गई हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और ये NCD का एक फेलियर नहीं है, इससे पहले भी अभी जुलाई के महीने में आपने देखा होगा
बाद एक खंबे का तार टूट कर गिर गया था। लाइट की वजह से एक छात्र की मौत हो जाती है, लेकिन किसी ने भी सिस्टम ने नहीं सुनी, किसी ने भी चीजों को नहीं देखा। उससे पहले भी एक छात्र की मौत हो जाती है। जहाँ पे उस बच्चे की मौत हुई है, जिस गेट के पास, उस गेट के पीछे ऐसा एक आयरन पोल है। आप अगर फोटो है आपके पास, आप देख सकते हो, आयरन पोल है। वहाँ से ऐसे इतनी तारें जा रही है, आप देखो बंडल बंडल तार। इधर भी देखो आप, ये जो है ये कोई काम के नहीं है। ये जो MTNL के पोल्स है, इसमें भी तार बांधे हुए हैं, इसको इसके साथ बांधे हुए हैं, कनेक्टेड हो गए ना आपस में दोनों। ये आपका इलेक्ट्रिक के साथ उसका कनेक्टेड हो गया। वो किसी को तो शक नहीं होगा, वो पकड़ लेगा जाके उसको। ऑफिसर आए थे, हम सर को बोले थे कि सर कल बारिश में एक इलेक्ट्रिक पोल गिर गए थे। वो बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पोल तो गिर गई, लेकिन किसी का तो मौत नहीं हुई ना। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मौत हुई तो ये लोग एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमारा सेफ्टी गाइडलाइंस कुछ नहीं है। अभी पिछले महीने आपने सुना होगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है, तो बच्चों को खिड़की से बाहर निकालना पड़ता है, जिसमें 60 से अधिक बच्चे घायल हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, इतना मोटा पैसा लेते हैं, इतनी फंडिंग लेते हैं, इतने महंगे महंगे कोर्सेज बेचते हैं। लोगों के माता पिता गरीब होने के कारण अपने बच्चों तक को महंगी शिक्षा होने के कारण तैयारी करने के लिए भेज नहीं पाते हैं, लेकिन इनके सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं? गवर्नमेंट के सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं? ये है दिल्ली की भ्रष्ट शासन व्यवस्था। इसके बाद भी इनको अपनी पीठ थपथपाने में थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। ये लोग कह रहे थे हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमने बहुत अच्छे से पानी की सफाई की है, लेकिन दिल्ली की सड़कें एकदम से नदी बनी हुई है, उन पर पानी बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है, और ये कहते हैं हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं। दिल्ली की शासन व्यवस्था को तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की शासन व्यवस्था है और किस तरह से इनका ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है। वहीं इनके एडिशनल कमिश्नर ने भी छात्रों से बातचीत के दौरान माना है कि नगर निगम की असफलता के कारण ही ये घटना घटित हुई है। चलो भाई मान लेते हैं नगर निगम असफल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग जागते नहीं हो, आप लोग सो रहे थे, मान लेते हैं। लेकिन इस घटना के बाद भी राजेंद्र नगर की वो सड़क आज भी नदी बनी हुई है, आज भी उस पर पानी बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम नहीं जागा है, उस सड़क को ठीक नहीं किया गया है। तो आप खुद बताओ, चलो आपसे असफलता हो गई, अब उस असफलता को दोबारा क्यों दोहराया जा रहा है? ये है दिल्ली की भ्रष्ट शासन व्यवस्था, और ये लोग कहते हैं कि हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, हम दिल्ली को अच्छा बनाएंगे। उनकी नाक के नीचे इतनी सारी चीजें हो रही थी, सिस्टम पूरी तरह से फेल हो रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इनके नाक के नीचे 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार चल रहा था, क्योंकि ये जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम आपको IAS IPS बनाएंगे, ये 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को देते हैं। लेकिन पिसता कौन है? गरीब बच्चे, वो बच्चे जिनके माता पिता अपने खून पसीने की कमाई से वहां पर फीस भरते हैं, महंगे महंगे कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं, जिससे कि उनके बच्चे अच्छे IAS IPS बनकर निकले। लेकिन होता क्या है? तभी तो लोग फांसी पर झूल जाते हैं, तभी माता पिता भी सुसाइड करते हैं और बच्चे भी सुसाइड करते हैं, क्योंकि होना तो कुछ है नहीं। और छात्र बाहर के राज्यों से जाकर वहां पर तैयारी करते हैं, वहां पर रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के बारे में वैसे भी गवर्नमेंट नहीं सोचती है। क्यों सोचेगी भाई? कोई वो वोट थोड़ी देंगे, हर काम वोट के आधार पर होता है। अब आप खुद सोचो, वहां पर बिजली पानी फ्री दिया जा रहा है, लेकिन नीचे का सिस्टम इतना फेल है, तो भाई कुछ तो झेलना ही पड़ेगा आपको। आप चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, फिर जब आपके साथ गड़बड़ होता है तब आप रोते हो। एक कोचिंग संस्थान वालों को आप भगवान मानकर बैठते हो कि अरे हमारे गुरुजी ये बोल रहे हैं, हम तो यही करेंगे, हम वो करेंगे। अब जब LG साहब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों को समझाने गए, उनको सांत्वना देने गए, तो उनकी एक भी ना चली। काफी प्रयास करने के बावजूद भी उनको उल्टे पांव वापस आना। बेचारे जैसे तैसे वहां पर तैयारी करने आते हैं, लेकिन उनके साथ होता क्या है? अवैध कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। 95% कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। लेकिन ये चल क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां का सिस्टम भ्रष्ट है, वहां के अधिकारी भ्रष्ट। भाई बिना भ्रष्ट अधिकारियों के सिस्टम काम कर ही नहीं सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक 583 कोचिंग संस्थानों में से केवल 67 कोचिंग संस्थानों के पास ही फायर सेफ्टी है, लेकिन इसके बाद भी वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। उनके कोचिंग संस्थानों में बच्चों को बुरी तरह से ठूसा जाता है, लेकिन उनकी सेफ्टी का किसी के पास कोई भी इंतजाम नहीं है। लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो चुप हैं। अब वो चुप क्यों हैं? वो इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती होगी, वरना आप खुद सोच कर देखो, इतनी अवैध लाइब्रेरीज और कोचिंग संस्थानों को भाई अनुमति कैसे मिल जाती है? पुलिस अधिकारियों को सब कुछ पता होता है और इनकी भ्रष्टता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। भाई जो कार का मालिक था, जो कार वहां से लेकर गया था, उसको इन लोगों ने आरोपी बनाकर पकड़ा है। अब आप बताओ उस बेचारे की क्या कमी थी? क्या वो रोड से निकल कर नहीं जाएगा? क्या वो घर में ही बैठा रहेगा? क्या उसकी आवश्यकताओं को आम आदमी पार्टी और उसके अधिकारी पूरा करेंगे, उसको घर पर सेवा देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और भाई चलो वो पकड़ा गया, वो भी आम आदमी होगा, वो आम आदमी आप भी हो सकते हो। कमी इनकी होगी, इनके सिस्टम की होगी, इनके अधिकारियों की होगी, लेकिन आरोपी आपको बनाया जाएगा। अब आप खुद सोच कर देखो, आप गांव से तैयारी करने के लिए आते हो, जैसे 12th फेल मूवी देख ली, या इन धंधा करने वाले टीचरों से इंस्पायर हो गए, अरे घर में बैठे रहोगे तो क्या होगा, अधिकारी बन जाओ, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या होता है, आप बर्बाद होते हो, आपका परिवार बर्बाद होता है, घर की जमीन बेचते हो, घर के गहने गिरवी डालते हो, जैसे तैसे वहां जाते हो। अब सोच कर देखो, मान लो आप ही किसी की कार लेकर वहां से जाते हो, सिस्टम का फेलियर है और उस वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आरोपी आपको बनाया जाता है। अब आपकी सहायता कौन करेगा? आपकी तो सहायता करने वाला कोई होगा नहीं, और ये अधिकारी पैसे खाकर उल्टा आपको ही आरोपी बना देंगे। वहीं आपके तथाकथित IAS IPS बनाने वाले गुरु दिव्य कीर्ति और ओझा जैसे तमाम टीचर आपको धर्म के नाम पर भड़काएंगे, आपको बताएंगे धर्म से कुछ नहीं होता है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, आपके राम ऐसे थे, आपकी माता सीता ऐसी थी, तमाम चीजें बताकर आपको भटकाएंगे और अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपना धंधा बनाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है, धार्मिक चीजों की ओर जाता है, तो उसकी समझ का विकास होता है। वो सोच पाता है कि उसको करना क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, वास्तव में उसकी कैपेबिलिटी क्या है। देखो मैं ये नहीं बोलता हूं IAS IPS बनना बुरा है, लेकिन हमें अपनी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, हमें अपनी योग्यता भी देखनी पड़ती है, तब जाकर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, हमें अपने परिवार की भी स्थिति देखनी पड़ती है। केवल कह देने से कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे कि 12th फेल मूवी आपने देखी होगी कि अरे भाई उन्होंने इतना संघर्ष किया, तब जाकर वो अधिकारी बने, तब जाकर उनकी लाइफ अच्छी हुई। लेकिन आज के टाइम की भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो टीचर लोग हैं, ये आपको मूर्ख बनाते हैं, ये बोलते हैं हम आपका साथ देंगे। कोचिंग वाले आपको तब तक रखेंगे जब तक आप पैसा दे रहे हैं। जिस दिन आपने पैसा देना बंद किया, कोई मतलब नहीं। यही फील हो रहा है कि ये लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड गुड पीपल हैं। अभी तो ऐसा फील हो रहा है कि इनको यहाँ तक भी आने के लिए बच्चों से फी चाहिए और टैक्सेस चाहिए ताकि वो बच्चों से आके मिल सके। लेकिन आप खुद देखो, अभी घटना हुए कितने दिन हो गए, किसी भी टीचर ने आकर सामने से आपसे बात की, चाहे आप ओझा जी को ले लो, चाहे आप दिव्य कीर्ति को ले लो, कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके सिस्टम की बात है, उनकी चीजों की बात है, वो अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट क्यों करें? जब तक इन स्टूडेंट्स के टीचर्स नहीं आएंगे, पुलिस वाले इनको ऐसी डंडा मार के यहाँ से हटा देंगे। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? Where the hell were you today? और दूसरे टीचर भी आपके सपोर्ट में नहीं आए। इन लोगों ने कई दिनों के बाद आकर इंटरव्यू दिया और उसमें दोष मढ़ रहे थे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, विद्यार्थी वो सोच रहे हैं। इनका विद्यार्थियों से बहुत अच्छा रिश्ता है, एकदम से जुड़े हुए हैं, तो उनसे जाकर बात करते, उनकी चीजों को समझते। लेकिन ये उनके बीच नहीं गए। इनकी मानसिकता को आप यहीं से पता लगा सकते हो। अगर आप नहीं समझते हो तो आपके साथ तो यही होगा, और अगर आप समझते हो तो आप बुद्धि का प्रयोग करके अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि चाहे फूड वाले हो गए, पीजी और कोचिंग संस्थानों वाले हो गए, ये आपसे मनमाने पैसे वसूलते हैं। 12 बजे डबल रेट हो जाती है यहाँ पे। अब आप बताइए, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप मैगी 50 में भी बेच सकते हैं, 500 रुपए में भी बेच सकते हैं। पहली बात, दाम के ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। दूसरा, हमारा फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ऐसा जहर बच्चों को दिया जा रहा है इतने गंदगी भरे माहौल में। देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ सर, टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। टीचर्स बोलते हैं हाथ की दूरी पे मोबाइल रखने की, हाथ की दूरी पे
लेकिन जब आपको सपोर्ट करने की बात आती है तो कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं आता है, केवल आपके साथी छात्र ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप इसी घटना में देख लीजिए कौन आपके सपोर्ट में आया। इसलिए इन लोगों से आपका केवल एक ही चीज का रिश्ता है, पैसों का, और कोई भी रिश्ता नहीं है। आप लोग अपना संघर्ष कर रहे हो, आप लोग छात्रों के सपोर्ट में आए, छात्र एकजुट हुए, ये देखकर अच्छा लगा। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूं। मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं, बहुत सारी चीजों को झेला है और बहुत सारी चीजों के बारे में पता किया है। इसीलिए मैं भी आपके सपोर्ट में ये वीडियो बनाया हूं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे तथा सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे आशा है जल्दी से जल्दी ही आरोपियों को पकड़कर उनको भयंकर से भयंकर दंड दिया जाएगा। और भाइयों, आपसे अंत में इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इन धंधे वालों का सत्य पता चल सके और लोग भ्रमित होने से बच सके। तो भाइयों, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।